अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लो। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर आगे बढ़ा रहे होंगे। चैप्टर 11 इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल हमने इसमें डिस्कस की थी चीज़ें कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कब करनी है, अप्रूव वगैरह किसने करनी। क्विकली ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपने एक तो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जो बनाकर प्रेजेंट करनी है, रखनी है सामने मेंबर्स के, वो आपने रखनी है एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। अब आपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है एनुअल जनरल मीटिंग के साथ साथ, तो इंशाल्लाह बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग हमें पता है कि पहली वाली होती है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो भाई पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है कंपनी की वो विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही बनेगी, ठीक है। और हमने प्रेजेंट कर देनी है एजीएम के अंदर, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात है, सिर्फ एनुअल बात भी कर रहा हूँ, क्वार्टरली बात में करेंगे। एनुअल वाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम के अंदर रखी जाती है। अच्छा, अब भाई एजीएम के अंदर आपने वो रखनी है। और सेकेंडली फिर दूसरी बात है, अगर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो वो आपने कब रखनी है। तो भाई जिस तरह सब्सिक्वेंट एजीएम्स होती है उसी, क्योंकि रखनी एजीएम के अंदर है तो एजीएम के साथ साथ ही बात चलेगी ना। सब्सिक्वेंट एजीएम बाद वाली एजीएम्स क्या होती है, विद इन 120 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, और साथ साथ कैलेंडर ईयर में भी एक बार होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने वो डेट डिसाइड करनी होती है कि वंस इन अ कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर, और साथ ही आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके भी 120 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो भाई ये वाली भी उसने यही कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसी टाइम में बननी चाहिए, क्योंकि रखनी है आपने कहाँ पे है, एजीएम के अंदर रखनी है। अच्छा, फिर हमें एक बात बता दी कि एजीएम का भी 21 दिन का नोटिस आता है, 21 दिन पहले कम से कम आप नोटिस देते हो। तो भाईजान इधर का भी फिर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल बिजनेस का पार्ट है ना, याद है ना कि हमने पढ़ा था एजीएम के अंदर दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं, स्पेशल बिजनेस, जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस में 4-5 चीजें आती हैं जो जनरल बिजनेस कहलाती हैं, जैसे कि आपका डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो गया, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसिडरेशन या उसको देखना, उसको डिस्कस करना, ये एजीएम का पार्ट है। और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह को डिस्कस करना, ये एजीएम का पार्ट है। भाई फिर 21 दिन पहले आप नोटिस में जब जनरल बिजनेस बता रहे हो तो जनरल बिजनेस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो बताओ ना। इसलिए कानून ये कहता है कि हर कंपनी ने कम से कम 21 दिन पहले अपने तमाम मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्पैच करनी है, ठीक है, नोटिस के साथ ही ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो करनी ही करनी है। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, अभी हम फेजेस में इसको डिवाइड कर देते हैं ना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एजीएम हुई नहीं है, एजीएम से पहले क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, फिर एजीएम के अंदर क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, फिर एजीएम के बाद क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो भाई अभी एजीएम नहीं हुई, एजीएम से 21 दिन पहले हम क्या कर रहे हैं, मेंबर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच कर रहे हैं। देन लिस्टेड अगर कंपनी है तो भाई उसने क्या करना है, 3 उसकी प्रिंटेड हार्ड कॉपीज उसने अपना जो है कमीशन को भेजनी है 3 कॉपी, रजिस्ट्रार को भेजनी है 3 कॉपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी है 3 कॉपीज, और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी इनको एक वो तो एक ही होगी ना, पीडीएफ भेज देनी है, ठीक है। और साथ ही कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, ये लिस्टेड कंपनी के लिए सिर्फ, दूसरी कंपनियों ने सिर्फ अपने मेंबर को भेजी है, लिस्टेड कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देनी है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए वो कहते थे कि वो स्पेसिफाई कर देंगे, उसे इग्नोर करें। अच्छा भाई, अब नोटिस जा चुका है, अब एजीएम का टाइम आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसका जो अप्रूवल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल देना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है। लेकिन उसको अडॉप्ट करते हैं मेंबर्स। अडॉप्ट से मुराद है कि हाँ भाई हम मान लेते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स ठीक हैं, इसको कहते हैं अडॉप्शन, हमारी तरफ से ओके है। लेकिन अप्रूवल होगा वो कौन देगा, बोर्ड देगा अप्रूवल। बात आ रही है समझ। हाँ, अगर मेंबर्स को कोई मसला है किसी चीज के ऊपर, वो बोर्ड की खिंचाई कर सकते हैं वहां पर, इवन डायरेक्टर फारिग तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर को रिमूव करना कौन सा बहुत मुश्किल काम है, वोट चाहिए अगर मेंबर्स के पास हैं तो भाई इसलिए मेंबर्स को खुश करना, सेटिस्फाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से बड़ा जरूरी है। लेकिन उसका अप्रूवल जो होगा कि अप्रूव्ड है वो कौन देता है, बोर्ड देता है। अब दूसरी बात आई कि यार डायरेक्टर्स तो इतने ज्यादा होंगे तो क्या सारे डायरेक्टर साइन वगैरह करते रहे या दस्तखत करते रहे, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये सर जो है लाजमी नहीं है। उसके लिए कानून ये कहता है कि अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो एक सीईओ और एक डायरेक्टर अगर अपना साइन कर दे, अपने सिग्नेचर्स कर दें, तो ये समझा रहेगा कि सबने कर दिया तो ऑथेंटिकेट हो जाएगी। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीईओ, डायरेक्टर एंड सीएफओ ये 3 लोग साइन कर दे तो समझा रहेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, ये समझा रहेगा। लेकिन अगर सीईओ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है
तो फिर भाई क्या होगा, कोई भी और डायरेक्टर उसकी जगह पे कर देगा। बात आ गई इस समय। अच्छा, अब ये तो होगी ना कि अप्रूवल वगैरह उसकी सारा सीन हो गया। अब अप्रूवल के बाद आपने रजिस्ट्रार को जमा भी करवानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद करें एजीएम के केस में भी जिस तरह हमने कहा था कि एजीएम भी बाद में आपने बतानी होती है उसको, तो भाई इधर भी बतानी है आपने। अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो उसने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को बता देना है, ठीक है, कि ये भाई हो गया सीन हमारा अप्रूव हो चुकी है। और अगर अदर देन लिस्टेड उसने 15 डेज के अंदर अंदर बतानी है। हाउएवर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडॉप्टेड, अगर एडॉप्ट नहीं की गई मेंबर्स की तरफ से, तो भाई फिर आपने रजिस्ट्रार को ये भी बता देना है कि सर क्या रीजन हुई है कि एडॉप्ट नहीं की गई। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने नेक्चर के तौर पे साथ लगाकर जमा करवा देनी है रजिस्ट्रार को, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या हर कंपनी ने रजिस्ट्रार को जमा करवानी है? तो सर नहीं, हर कंपनी ने नहीं करवानी। या आप इसको इस एंगल से कर लेंगे, हर कंपनी ने करवानी है सिवाय एक टाइप के। वो टाइप क्या है? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम है, they don't need to file their financial statements with the registrar whether the financial statements are audited or unaudited, उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये ऑडिटेड अनऑडिटेड वाली बात आ गई, तो क्या हर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवानी है? इसका जवाब है यस, सिवाय एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उन्होंने ऑडिट नहीं करवाना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो वो ये एक बात करता है कि भाई आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जमा करवाना है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। इसका मतलब है अनऑडिटेड तो इधर से भी नहीं करवानी थी, दो वजह से नहीं करवानी। एक तो इधर से भी नहीं करवानी, उसने कह दिया कि सिर्फ करवानी ऑडिटेड है। दूसरा एक और रीजन भी थी, दूसरी रीजन क्या थी कि 10 मिलियन से कम वाली नहीं करवानी। तो भाई अनऑडिटेड तो होती 1 मिलियन से कम वाली है, तो 1 मिलियन भी 10 मिलियन वाली बात के अंदर आ रहा है, बात आ रही है इसमें। इसलिए अनऑडिटेड का सवाल ही पैदा नहीं होता करवाने का जमा। उसके अलावा भी चाहे ऑडिटेड भी हो, स्टिल अगर आपका 10 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल है तो आप ना करवाएं, आपको कानून कुछ नहीं कहेगा, करवाना है तो करवा लें। इसी तरह ऑडिट भी 1 मिलियन से नीचे अगर पेड अप कैपिटल है तो आप करवाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो करवा लें। करवाना कौन चाहता है यहाँ पे? आगे बात समझ। अच्छा, ये बात होगी। अब एक बात है जी आपकी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। कौन सी बात है? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हर आप कहें 3-3 माह बाद, साल में 4 क्वार्टर होते हैं ऑब्वियसली, तो उसको 3-3 मंथ्स हो जाएंगे, 3-4 12 हो जाएंगे। तो भाई क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनियां बनानी होती हैं, और उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने बेसिकली क्वार्टर्स तो 4 हैं, लेकिन उन्होंने 3 क्वार्टर्स के लिए बनानी है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि साल पूरा हो चुका होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चक्कर में पड़े होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने भाई क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बनानी है वो विद इन 30 डेज ऑफ क्वार्टर एंड बनानी है, ठीक है। उसको किसी से ऑडिट करवाने की, रिव्यू करवाने की, किसी जनरल मीटिंग में डिस्कस करने की नीड नहीं है। बस बोर्ड अप्रूव करके आप जो है वो भिजवा देगा, वही उन्हीं को सिक्योरिटीज एक्सचेंज को, रजिस्ट्रार को, कमीशन को और वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये क्वार्टरली के लिए। अच्छा, अगर सेकंड क्वार्टर है तो भाई सेकंड क्वार्टर में वो कहता है कि भाई आप 60 दिन का टाइम ले लें मेरे से, लेकिन 2 काम करें। फिर 2 काम क्या? एक तो 3 मंथ्स वाली बनाए विद कंपैरेटिव मतलब पिछले 3 मंथ भी आए, और एक 6 मंथ वाली क्यूमुलेटिव हाफ ईयरली भी बनाए विद कंपैरेटिव, सही है। और 6 मंथ वाली का रिव्यू करवाएं। रिव्यू कल बात हो गई है। रिव्यू से मुराद क्या है कि एक बहुत ही लिमिटेड लेवल तक चीजों को चेक वगैरह करवाना, कि वेरीफाई करवाना क्या वो ठीक है कि नहीं। तो ये कौन करेगा? उसी कंपनी का ऑडिटर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, वो इसका रिव्यू भी कर देगा एज पर आईकैप्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी। ये आपका हो गया। तो इसकी एग्जांपल आपने देख ली होगी। उसके बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रैक्टिस के, और उस पर मोस्टली क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूछा है। हालांकि मतलब पाकिस्तान में थोड़ी सी लिस्टेड कंपनी है और क्वार्टरली क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो पता नहीं क्या लॉजिक है आईकैप का। जाहिर है जनरल चीज पूछनी चाहिए ना जो ज्यादा अप्लाई होती है, ताकि लोगों को ज्यादा समझ आए उस चीज की, वो अप्लाई भी करें बाद में। हाउएवर ठीक है, तो आपने भाई वो भी जरूर देख लेने हैं। आज आ जाए सर आगे, बात होने लगी है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसकी बात होने लगी है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
सुना है कुछ? FA2 तो पढ़ ही रहे होंगे मेरे ख्याल में। FA2 में आती है कंसोलिडेशन। आसान अल्फाज में कहा जाए तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहलाती है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ। आसान अल्फाज में इस तरह कर सकते हैं हम। अच्छा, आप लोगों के पास ऐसे बड़ा बेहतर आइडिया होगा, मैं से ज़्यादा अप टू डेट होंगे आप लोग। अभी आप पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन वगैरह। कंसोलिडेशन से मुराद क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद है एक कोई इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इकट्ठी से मुराद क्या है? इकट्ठी से मुराद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग थी, स्टैंड अलोन थी, सेपरेट थी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा भी कर दिया एक जगह पे जाके। यही बेसिक सी बात होती है ना। अच्छा, अब ये कब जरूरत पड़ती है? भाई देखें, आपने इसके स्टैंडर्ड्स, अगर काउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो आपने IFRS 3 पढ़ा होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये मतलब बताता है कि भाई कब बिजनेस कंबाइन हुए हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन करने के लिए ये वैसे बात बड़ी अहम है कि कंसोलिडेशन करने के लिए पहले तो ये देखा जा रहा है कि वो जो एंटिटीज आपस में मिली हैं क्या वो बिजनेस भी हैं या नहीं है। ऐसी है ना, ये पता होगा आपको। अगर वो बिजनेस नहीं है, एक कंपनी ने सिर्फ इन्वेस्ट किया किसी जगह पर और वो जहां पे इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस नहीं है, वो चल नहीं रहा, वो बिजनेस का आपको पता है सेल परचेज वगैरह कुछ ना कुछ हो रही है, उस तरह के प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है। या अगर एक कंपनी ने सिर्फ एक बिल्डिंग खरीद ली है, ठीक है, उसको रेंट पे देने के लिए सोचा, तो भाईजान वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हो सकती है IAS 40 के मुताबिक, वो बिजनेस नहीं है। बात आ रही है समझ? कि उसको खरीदा गया है, आपने बेसिकली बिजनेस के साथ ताल्लुक बनाना होता है, बिजनेस के साथ मर्ज होना होता है, उसको एक्वायर करना होता है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर तो बिजनेस कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो भाई ये सवाल ही पैदा नहीं होता कंसोलिडेशन का, ये फारिग होगी। इसके ऊपर तो बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है, मेरे ख्याल में आपने अकाउंटिंग में की होगी, मैं बस वो मेन सी बात करूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड आता है IFRS N, जो इसकी मेन अकाउंटिंग एंट्रीज का स्टैंडर्ड है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये आपको बताता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट किस तरह से करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक दो और भी हैं, लेकिन वो बेसिकली थोड़ी अलग चीजें हैं। हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर मुराद क्या ले रहे हैं कि भाई एक आपकी होल्डिंग कंपनी है और कुछ उसकी सब्सिडरीज हैं, कुछ जितनी मर्जी कर लो, ठीक है, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, इनकी भी आगे हो, सब सब्सिडरी इसकी भी हो, सिलसिला चलता जा सकता है। बात आती है समझ? तो आपको ये आइडिया है ना कि सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी ही होती है। ठीक है, इस तरह ये सब्सिडरी का पेरेंट जो है वो जिसकी सब्सिडरी है वो वाला पेरेंट भी इसका क्या है, पेरेंट कहलाएगा। ये हमने पढ़ी हुई है सब्सिडरी की डेफिनेशन। तो खैर किसी भी तरह हो सकते हैं, इसमें अब लोकल सब्सिडरी भी आ सकती है, फॉरेन सब्सिडरी भी आ सकती है, और ये वो सिलसिला चलता रहता है। ये भाई जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये बेसिकली होल्डिंग और सब्सिडरी के ताल्लुक को आपस में डिस्कस करते हैं, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स आप आगे और पढ़ेंगे, जैसे IFRS 11 है जॉइंट अरेंजमेंट्स का। जॉइंट अरेंजमेंट ये होती है कि आप सब्सिडरी तो नहीं है, आपको पता है ना कि हमने डिस्कस भी किया था पिछले एसोसिएट्स के टाइम पर कि डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो टू द पॉइंट ही बात है। अच्छा, डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो अप टू 20% तक, अभी 20% क्रॉस नहीं हुआ, या आप समझ लें 20% से थोड़ा सा कम ही चाहिए। ये इसको हम कहते हैं सादा इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट आपकी भाई, जिसको हम ट्रीट करते हैं एज पर IFRS 9। मतलब आपका एसेट है तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI वगैरह पता होगा, सही, वो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो आपकी कंट्रोल आपको देती है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं देती, कुछ हद तक, जो 20% से लेकर अप टू 50% तक तकरीबन होती है। इसको हम कहते हैं एसोसिएट्स हैं वो आपके। इसका काउंटिंग का स्टैंडर्ड है IAS 28, सही है, वो इसकी काउंटिंग एंट्रीज बताता है किस तरह करनी है।
अच्छा, फिर कुछ होती हैं जो 50% और मोर, 50% प्लस होती है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 55%, 60%, 70%, इवन 100%, वो क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। अच्छा, अब अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो लॉ ने तो ऑब्वियसली बता दिया ना कि आपने बनानी है किस तरह से है, वो भी लॉ ने बता दिया हुआ है कहाँ पे, थर्ड स्केड्यूल टू द कंपनीज एक्ट के अंदर, कि भाई अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आईएफआरएस देखो, आईएफआरएस देखोगे, आईएफआरएस के दलील वाले आईएफआरएस इसके हवाले से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंपनी लॉ जो है वो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज तो नहीं बता रहा, लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि भाई आपने किस चीज को जाके फॉलो करना है इसको बनाते हुए, बात आ रही समझ, इसलिए हमें इनका नॉलेज होना जरूरी है, जो कि अकाउंटिंग के अंदर होपफुली आपको सारा इसका बेहतर आइडिया होगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर, अगर अकाउंटिंग के पेपर की बात की जाए, फाइनल लेवल पे तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, पता नहीं अभी इस पे है कि नहीं, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें कंसोलिडेशन को ना डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा होता है। प्योरली कंसोलिडेशन तो होल्डिंग और सब्सिडरी भी होती है, लेकिन उसमें एसोसिएट्स की एंट्रीज को भी डालना होता है। अगर कोई आपको एक अलग क्वेश्चन बीच में रिक्वायरमेंट डालते हैं, फलां कंपनी एसोसिएट है, अब उसकी भी बीच में अकाउंटिंग करनी है, पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली एक कंपनी है, उसके एसोसिएट्स भी होंगे, उसकी आपकी सब्सिडरीज भी होंगी, इवन उसकी होल्डिंग्स भी होंगी, इस तरह करके सिस्टम में चलता है। अच्छा, फिर कुछ होती है जॉइंट अरेंजमेंट्स। जॉइंट अरेंजमेंट से मुराद क्या है कि आप बतौर समझ लें कि पार्टनरशिप उनके साथ काम कर रहे होते हैं, एक आप कंपनी एक और कंपनी है, किसी स्पेसिफिक वेंचर के ऊपर मिलकर आप काम करें, दैट इज कॉल्ड जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसकी भी एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट है, तो आपने बेसिकली सारा कुछ बना के ना वो सामने अपने कर लेना होता है। हम यहाँ पर जो बुनियादी बात कर रहे हैं वो होल्डिंग और सब्सिडीज की कर रहे हैं। अच्छा, अब एक जरा मुझे बात बताएं कि भाई कंसोलिडेटेड फाइनेंस, जाहिर है अगर आप लोगों ने पढ़ ली हुई है कंसोलिडेशन तो फिर ये आइडिया तो होगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये बनानी है। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 कंपनीज है ना यहाँ पे, ऐसे ही है। कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी टोटल हर तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला के, बताएं, सोचने दिमाग इस्तेमाल करिए, शाबाश। 6 कंपनीज मैंने ले ली हैं, ये होल्डिंग है, इसकी सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी दूसरी, उसके आगे 2 सब्सिडरी है, एक लोकल एक फॉरेन, व्हाटएवर, मतलब आपने 6 कंपनीज बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी बनेगी, क्वांटिटी उनकी कितनी होगी, फोटो कॉपी में भी बात नहीं पूछ रहा। तो भाई देखो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये कंपनी बनाएगी अपनी जाती, जिसमें से अब इसका मामला तो है, ये कंपनी सिर्फ जाती अपनी बनाएगी, एक कंपनी पर्सनल अपनी बनाएगी, ये पर्सनल बनाएगी, इसमें तो 6 तो ये बन गई। अच्छा, अब ये 6 के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग बहुत पढ़ी हमने, ठीक है, कोई सिंपल उसने अपना ही करना है ना, उसका इनके साथ कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कानून अब कहता है कि भाई आईएफआरएस 3 आईएफआरएस 10 के मुताबिक एक इकट्ठी भी बना दो इनकी, इसका मतलब कि टोटल कितनी बनेगी 7 बनेगी, टोटल कितनी बनेगी 7। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर कंसोलिडेशन से मुराद तो ये जो आपने पढ़ा भी होगा, आई डोंट नो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि नहीं कंसोलिडेशन का, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं भी अगर बताया तो कर लेते हैं। आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर कंसोलिडेशन तो पेरेंट ने करनी होती है सब्सिडरी के साथ मिलकर, तो इसका ये पेरेंट है, इसका मतलब है कि एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाएगा, ये इन दोनों का पेरेंट है तो एक ये बनाएगा। अच्छा, फिर ये भाई साहब इन दोनों का पेरेंट है तो एक ये बनाएगा। इसका मतलब है 6 पहले बन रही थी, 1 2 3 कंसोलिडेटेड हो रहा है, 9 की, मतलब ये आ सकता है ना माइंड में, तो भाईजान ऐसे नहीं है। तो कंसोलिडेटेड कहने का मकसद ही फोटो है, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करके एक ही बार बता देना। तो अगर आप अभी भी 3 बार बता रहे हो तो दिस इज नॉट कंसोलिडेशन। तो इसका क्या मतलब है, फिर जवाब की तरफ आ रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि 6 बनाएंगे अलग अलग, कंसोलिडेटेड का मतलब है इकट्ठी एक। अब वो एक कौन बनाएगा, तो जरा लॉजिकली सोच लें, अभी मतलब कि आपके सामने आ जाएगा। अगर वो एक बनाता है ये बंदा, तो फिर ये मिस हो जाएगा ना, ये तो इसका अब्बा है, तो अब्बा जी बाहर हो गए, तो ये तो गलत है, वो तो आया ही नहीं है, तो कंसोलिडेटेड कैसे कर सकते। अगर ये बनाएगा तो फिर ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, इस तरह अगर ये बनाएगा ये भी गायब, ये भी गायब। लेकिन अगर ये बनाएगा ना तो ये खुद भी आएगा बीच में, अपने बच्चों को भी लेकर आएगा। ये गल समझे नहीं, अगर ये बंदा बनाता है
तो ये खुद भी आएगा बीच में, जाहिर खुद तो आना ही है, और साथ ही अपने बाल बच्चों को भी ले आएगा। इसलिए एक हम टर्म यूज करते हैं, तो सुन ले जरा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अल्टीमेट पेरेंट। क्या दिखाया भाई? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अल्टीमेट पेरेंट। अल्टीमेट से मुराद है जो मैक्सिमम ऊपर बैठा हुआ है। अब ऐसे भी पॉसिबल है कि यार ये आगे चली जा रहा है सिलसिला, इसकी सब्सिडी वो आपको पता है ना कि भाई सब्सिडी है, तो हमारी भी सब्सिडी। अल्टीमेट पेरेंट तो एक ही है, ऊपर जो बाबा जी बैठे हुए हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इनकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये अलग अलग इतनी ज्यादा नहीं बनेगी सर, अलग अलग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी बेशक, ठीक है। IAS 27, ठीक है, इसके ऊपर आपका लगेगा आई बिलीव, ठीक है। तो लेकिन जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बननी है, जो इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है, वो भाईजान एक ही बंदा बनाएगा, वरना तो कंसोलिडेटेड कहने का मकसद ही फोत हो गया ना, ठीक है। तो मैंने ये आपको कुछ बेसिक सी बात बतानी थी, ये शायद आप लोगों को पता ही हो, मेरे से बेहतर पता होगा इसका, ठीक है। नहीं भी पता था तो चलो सही, जैसे बड़े होते जाएंगे ऐसे चीजें सामने आती हैं। अच्छा ये आगे जरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 228 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। देखिए बातें बड़ी जबरदस्त हैं अगर हम लॉजिकली समझ कर चले ना चीजों को। कंपनीज एक्ट आपको बताता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। कंपनीज एक्ट कहता है मैं खुद अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं बता रहा, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां से उठा लो अकाउंटिंग एंट्रीज। वहां कहां से? जिसको हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका क्या होगा, उधर से उठाए। हमने कहा सर हमें क्या पता वो क्या है। उसने कहा भाई मैं बताता हूँ आपको, आप जरा मेरा थर्ड स्केड्यूल तो खोल के देखें, और उसमें टाइप ढूंढे आप किस तरह की कंपनी हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस तरह की। तो उस स्टैंडर्ड्स के अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ समझ लें, मैंने ही कहा हुआ है आपको, तो आपने उसको फॉलो करना है। हाँ उसके एडिशन में, उसके अलावा सप्लीमेंट्री मैंने कुछ अपनी भी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं आपको, 4th और 5th स्केड्यूल में, वो भी आपने माननी है। लेकिन मेनली आपने वो IFRS, AFS फॉर SSC, IFRS फॉर SME, NPOs के स्टैंडर्ड उनके मुताबिक आपने बनानी है जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब उनके अंदर ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट भाई, देयर शैल बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी having a subsidiary or subsidiaries at the end of financial year with the holding company financial statements are made out। देखो उसने बात बड़ी खूबसूरत क्या तरीके से उसने बात की है। उसने कहा देयर शैल बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरीज हैं, एक सब्सिडरी है या ज्यादा सब्सिडरीज हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही आपने अटैच करके भेजनी है एक और चीज। तो यहां से क्या जाहिर हो रहा है भाईजान कि एक होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं, उसने अपनी तो बनानी ही बनानी है, सब्सिडरी भी अपनी बनानी होगी, वो अपनी बनाएंगी। लेकिन एक होल्डिंग कंपनी है, उसने अपनी तो बनानी ही बनानी है, साथ ही साथ वो एक और चीज अटैच कर रहे हैं। वो चीज क्या है, आगे पढ़ो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज, पूरे ग्रुप को सिंगल के तौर पे यूज करते हुए, एंड सच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्केड्यूल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द कमीशन। और कहता है कि कंसोलिडेशन के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स लगनी है, ये रेलेवेंट स्केड्यूल वही 4th 5th के अंदर, मतलब अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो 4th लगता है, अदर देन लिस्टेड के लिए 5th स्केड्यूल लगता है, उसमें कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। कहता है एक तो वो वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, सेकेंडली जो रेलेवेंट आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि ये वाले स्टैंडर्ड्स, इनको भी आपने भाई फॉलो करते हुए बनानी है। बनानी किसने सर जी? बनानी है होल्डिंग कंपनी ने। मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने एक तो अपनी बनानी है, साथ ही उसने कंसोलिडेटेड भी बनानी है पूरे ग्रुप की, जितने भी उसके अंडर है। अब बात आई समझे नहीं आई? एक्सेप्शन, एक के लिए एक्सेप्शन भी आ गई, क्योंकि जाहिर है मुश्किल काम है ना कंसोलिडेशन करते करते भाई लग पता जाता है, ठीक है। मतलब हमने एक क्लाइंट की थी कंसोलिडेशन और राइटर, पता चल जाता है ये, मतलब जाहिर है एक बुकिश नॉलेज एक और चीज है।
कंसोलिडेशन पढ़ने में आसान भी लगती है स्टूडेंट्स को, इसमें कोई डाउट नहीं। पास भी कंसोलिडेशन ही करवाती है, मजे वाली बात है फाइनल लेवल पे भी, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मसाइल होते हैं आपस में, ट्रांजिशन अजीबोगरीब और पता नहीं क्या क्या, स्पेशली जब फॉरेन सब्सिडरियां आ जाए बीच में, उनके फाइनेंशियली और कुछ और है, इधर कुछ और है, ये सिलसिले बड़े खराब। खैर तो बड़ी रातें जागनी पड़ती है काम जब करना हो ना आपने, क्योंकि पेपर में तो गलत हो भी जाए तो क्या है, पेपर ही फेल होना है ना, या क्वेश्चन के मार्क्स करते हैं, प्रैक्टिकली फेल हो रहा है तो फिर काम बड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छा सर, बात क्या थी, एक्सेप्शन कुछ दे दिए कि कानून को भी बताया, हर कंपनी तो नहीं बना सकती। कानून कहता है दी अबव रिक्वायरमेंट shall not apply to a private company and its subsidiaries where none of the holding and subsidiary company has the paid up capital exceeding 1 million। बड़ी बारीक बात है, जरा गौर से समझिए। उसने कहा कि ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो के होल्डिंग है सब्सिडरीज की, उसकी भी कुछ सब्सिडरी, सिर्फ प्राइवेट की बात हो रही है, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो के क्या नाम है, होल्डिंग कंपनी है डिफरेंट सब्सिडरीज की, लेकिन ना तो उस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, ना ही किसी भी सब्सिडरी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। अगर किसी का भी इनमें से पूरे ग्रुप में से 1 मिलियन से ज्यादा का पेड अप कैपिटल हुआ, चाहे वो होल्डिंग थी उसकी या चाहे वो सब्सिडरीज में से कोई है, भाई उन्हें ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ जाएंगी। ठीक है जी, ओके सीन। अब आगे बात आई एडिशनल इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पेपर में भी एमसीक्यू भी आया हुआ है, ये लेटेस्ट था ना, इसलिए इसको गौर से समझिए। वो कहते हैं वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ सब्सिडरी precedes the day on which the holding company's financial year ends by more than 90 days। by more than 90 days। अच्छा वो ये कह रहे, दोबारा सुनो, कहते हैं वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ सब्सिडरी precedes, precedes मतलब बाद में आता है, the day on which the holding company's financial year ends by more than 90 days। इसका मतलब है कि सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 दिन के बाद आ रहा है। कितने दिन के बाद आ रहा है? 90 दिन के बाद आ रहा है। सच सब्सिडरी शैल मेक एन इंटरम क्लोजिंग। इंटरम क्लोजिंग से मुराद क्या है? इंटरम से मुराद लेस देन ईयर होता है, ठीक है, मतलब फाइनेंस की अगर बात करें इसमें, वो कहते हैं इंटरम क्लोजिंग करेगा। इंटरम क्लोजिंग से मुराद क्या है कि अपने फाइनेंशियल ईयर को उसके फाइनेंशियल ईयर के साथ मिलाने के लिए क्लोजिंग करेगा, उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वो एक निकालेगा, ठीक है। ऑन द डे ऑन विच द होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। अच्छा, ये कल एग्जांपल बड़े समझ आएगी। वो कहते हैं ऑन जनवरी 1st 2020 आरपीएल बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ जीपीएल। ठीक है, आरपीएल भाई जीपीएल की क्या बन चुकी है? होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी। द फाइनेंशियल एंड ऑफ, अच्छा 51% शेयर देंगे, ठीक है सर। अब पेपर में ऑब्वियसली आपको इतना सीधा नहीं बताएगा उसकी होल्डिंग बन गई है, उसने जब लिखना 51% 55% ले ली, आपको खुद समझना होगा कि भाई सब्सिडरी होल्डिंग वाला केस है, ठीक है। द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ आरपीएल इज 30 जून। इसका भाई फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? 30 जून है, ओके सर। और जीपीएल का क्या है? 31 दिसंबर। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों में फर्क कितना है, ये उससे आगे है, बाद में आ रहा है, कितने दिन टाइम बाद? ये 6 मंथ हो गए, है ना, 6 मंथ ही है ना। कानून कहता है कि भाई अगर 90 दिन से ही ज्यादा हो तो फिर आपने एक इंटरम क्लोजिंग करनी है। यहाँ पर तो भाई 6 महीने में 90 दिन से ज्यादा बन रहा है। अब क्या होगा? कहता है जीपीएल शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक एन इंटरम क्लोजिंग ऑन 30 जून 2020 to prepare financial statement from 1st July 2019 to 30 June 2020 for consolidation purpose. These financial statements shall be in addition to those prepared from 1st January to December to 31st December by GPL। बात जरा समझें, बड़े गौर से तहम्मुल से ये बात समझनी। उसने कहा कि भाई 1 जनवरी को आरपीएल ने जीपीएल को बतौर होल्डिंग कंपनी एक्वायर कर दिया, मतलब आरपीएल होल्डिंग है, जीपीएल क्या है? सब्सिडरी है।
उसने कहा कि आरपीएल का जो ईयर एंड है ना वो है 30 जून, ठीक है, और जीपीएल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती 31 दिसंबर को। लेकिन आप इसमें देखेंगे जो एक्विजिशन हुई है वो कब हुई है, 1 जनवरी 2020 को। इसका मतलब है कि आरबीएल साहब तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बना रहे होंगे कब, 30 जून 2020 को। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसका फाइनेंशियल ईयर ये है। ये भाईजान कब बना रहे होंगे, अपनी 31 दिसंबर 2020 को जाके। ऐसे ही कानून ये कहता है कि भाई क्योंकि इसके और उसके फाइनेंशियल ईयर एंड में 6 मंथ का फर्क है, मतलब है कि मोर देन 90 डेज का फर्क है। हो सकता है 120 दिन का हो, ठीक है, 100 दिन का हो, फिर भी यही आपने करना है, ठीक है। मोर देन 90 डेज का फर्क है। अब जीपीएल की ये जिम्मेदारी है कि जीपीएल क्या करेगी, इसके फाइनेंशियल ईयर के साथ मैच करेगी अपने आप को, इंटरन क्लोजिंग करेगी। बात जरा बड़े गौर से समझें, इंटरन क्लोजिंग करेगी से क्या मुराद है कि भाई वो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून 2020 वाला ही बना लेगी, ठीक है। 30 जून 2020 वाला बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020, इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी अलग से बनानी पड़ेगी ताकि कंसोलिडेट किया, ताकि उसके साथ मैच हो जाए। क्योंकि देखें आरपीएल का फाइनेंशियल ईयर भी तो यही होगा ना, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाह रहा है। इस कंपनी का बनता है 1 जनवरी टू दिसंबर 2020। देखो उसने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, अलग से जो इसने बनानी है सिर्फ अपनी, वो इसी के मुताबिक ही बनाएगा। किसके मुताबिक, कि वो अपनी जनवरी टू दिसंबर वाली ही बनाएगा। लेकिन जब कंसोलिडेशन करनी है तो कंसोलिडेशन के लिए भाई पेरेंट का और सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल मैच होना चाहिए। अगर उनमें 90 दिन से ज्यादा का फर्क नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर 90 दिन तक का फर्क है फिर इनको मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो फॉर एग्जांपल ये अगर बनाता होता सितंबर का 30 सितंबर का, तो 3 मंथ्स का फर्क आना था, 90 डेज का, 90 डेज से ज्यादा नहीं था। फिर आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं थी, इसने यही बनाने थे, उसने वही बनाने थे, इकट्ठे कर देने थे। लेकिन यहाँ पे 90 डेज से ज्यादा का फर्क है। अब सब्सिडरी का काम है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर भी एक बनाए कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, जो कि आपकी पेरेंट का है, उसी तरह की बनाकर एक प्रेजेंट करे। लेकिन साथ साथ अपनी ओरिजिनल वाली भी लाजमी बनाए, ओरिजिनल उसकी जनवरी टू दिसंबर। तो आइए कल समझ, ये क्या पेपर में एमसीक्यू है इसमें। अच्छा अब आ गया ऑडिट। एवरी ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी अपॉइंटेड टू ऑडिट इट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाहिर है, मतलब है कि अगेन बात हुआ है ना कि 6 थी तो 6 तो अलग बननी थी, साथ में कंसोलिडेट होनी थी। मतलब कि हर कंपनी ने अपना अपना करना था। किसने ऑडिट करवाना है, किसने नहीं करवाना, वही रूल है कि भाई अगर हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है, अनलेस कोई कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है कि भाईजान अगर आप होल्डिंग कंपनी है तो आपके ऑडिटर ने आपकी जाती पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाई हुई है, इनको इग्नोर करके कहते हैं वही वाला बंदा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिट करेगा, ठीक है। जिस बंदे ने आपकी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट की हैं वो ओवरऑल भी करेगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है। देखें होल्डिंग का जो ऑडिटर होगा पेरेंट है भाई ये, ठीक है। पेरेंट को अपने सब बच्चों का पता है कि उनके पास क्या क्या पड़ा हुआ, किस तरह पड़ा हुआ। तो भाई होल्डिंग का जो ऑडिटर है वो आसानी से, मतलब बहुत आसानी से नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू दीज ऑडिटर वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। अच्छा क्या ये सब के ऑडिटर होना सेम है कि होल्डिंग का सबका नहीं? भाई सेम जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वैसे आप अपनी आसानी के लिए पूरे का पूरा ग्रुप किसी एक ही ऑडिट फर्म को दे दो, अलग बात है। अदर देन दैट दिस इज नॉट कंपल्सरी टू हैव द सेम ऑडिटर फॉर द होल ग्रुप, सही है। लाजमी कोई नहीं, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये लाजमी है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर होगा वो होल्डिंग वाला ही ऑडिटर होगा, वो ये वाले ऑडिटर नहीं हो सकते, ठीक है जी। पढ़े जरा। एवरी ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी अपॉइंटेड shall also report in the specified form on consolidated financial statement and exercise all such rights and वही तो मतलब इनका भी ऑडिट करेगा, ठीक है। आगे जी डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मटेरियल इंफॉर्मेशन देयर शैल आल्सो बी डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी नोट और एक्सप्लेनेशन ऑन द क्वालिफिकेशन। अच्छा ये थोड़ा सा समझने के बाद relating to a subsidiary which is material from viewpoint of members of holding company but have not been covered in the financial statements of holding company के बाद जरा समझ लें। वो ये कह रहा है कि भाई अगर सब्सिडरी कंपनी का ऑडिट हुआ और उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन लग गई है, क्वालिफिकेशन को ज्यादा समझ लें।
क्वालिफिकेशन से मुराद आप आसान फॉर्मूले समझ लें, कोई नेगेटिव पॉइंट, मतलब अगर सब्सिडरी का कोई नेगेटिव पॉइंट था जो उसके ऑडिटर ने पकड़ा, उसने मैनेजमेंट को कहा कि भाई इस नेगेटिव पॉइंट को सीधा करें। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे सब्सिडरी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू गलत लिखी हुई थी, उसके ऊपर एविडेंस किए, वो तो अभी आपको नहीं आइडिया होगा उसका क्या फेट ऑडिट इंश्योरेंस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे किस तरह करते हैं। चलो खैर, आपने भाई फेयर वैल्यू जब अपने तौर पे वेरीफाई करने की कोशिश की बतौर ऑडिटर, तो आपको पता लगा गलत है फेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पे वो थी, उन्होंने लिखी हुई थी 100 मिलियन, जबकि असल में थी 50 मिलियन मिसाल के तौर पे, ठीक है। और आपको लगा ये मटेरियल गलती है। देखो मटेरियल गलती की वजह से क्वालिफिकेशन लगती है, इमटेरियल पे छोटी मोटी को फिर नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, अब आपकी जजमेंट के मुताबिक, और खैर वो पढ़ेंगे सारा कुछ, मैं सिंपल आपको वो बातें कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो भाई मटेरियल कोई गलती हुई है, आपने मैनेजमेंट के पास उससे डिस्कस करने के लिए चले गए। आपने कहा कि सर ये आपने 100 मिलियन लिखा हुआ बढ़ा के ओवर स्टेट क्यों है, ऐसे 50 मिलियन बनते हैं, सिंपल एक एंट्री करें खत्म करें बात। कहता नहीं हमने नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो आपने कहा यार तो बड़ी ज्यादती कर दी। आपके पास एक पावर है बतौर ऑडिटर, वो पावर क्या है कि आप रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं अगर कोई नेगेटिविटी वगैरह इस तरह की चीजें आ जाए। आपने क्या किया, आपने उसमें लिख दिया सारा रिपोर्ट के अंदर। सब्सिडरी की अगर अभी बात हो रही है, सब्सिडरी के ऑडिटर थे आप, आपने सारा को लिख दिया कि भाई साहब ये सीन है तो ये तो गलत हो रहा है, आपने उसमें लिख दिया। अब इसको बोला जाता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड हो जाना, चेंज हो जाना चीज का, वो आपकी भाई चेंज हो चुकी है रिपोर्ट सब्सिडरी। अच्छा, अब लेट्स से जब होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा था, ऑडिट करने के बाद अब उसके ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट तो लाजमी है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट देनी थी तो ऑडिट रिपोर्ट देते थे, उसने डिफरेंट सब्सिडीज को देखा, एक सब्सिडी को उठाया, उसके अंदर क्वालिफिकेशन लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? क्वालिफिकेशन लगी हुई थी। एक नेगेटिव पॉइंट था जो कि होल्डिंग कंपनी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, उसका कोई लेट से जिक्र नहीं था, क्योंकि इसकी अपनी फेयर वैल्यू का तो मसला नहीं है ना, एसेट्स का मसला तो इसका था। अच्छा, अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने देखा, तो फिर जब उसने देखा थोड़ा सा कि रिपोर्ट देखूं मैं, रिपोर्ट को जब स्टडी किया उसके अंदर क्वालिफिकेशन लगी हुई थी। तो कानून ये कहता है कि भाई अगर किसी सब्सिडी की किसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफिकेशन है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है, चाहे वो आपने ऑडिट किया था किसी और ऑडिटर ने किया था, लेकिन बतौर द ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी, एज द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी, ये आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो वाली क्वालिफिकेशन जो है नेगेटिविटी है होल्डिंग कंपनी के, जब आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होना है, मतलब सब का, तो भाई आपने उसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देना है कि फलां वाली सब्सिडरी के अंदर ये मसला था, ये उसकी जाती ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी देखा जा सकता है। गल आई समझे नहीं? दोबारा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, इसको ब्रीफली बताता हूँ। तो ये कहता है कि भाई आपने सब्सिडरी कंपनी का कोई ऑर्डर था, उसने कोई क्वालिफिकेशन निकाली, कोई नेगेटिव पॉइंट लगा दिया। अब जब कंसोलिडेटेड ऑडिट हो रहा होगा तो भाई उसके अंदर वो सब्सिडरी भी तो आएगी ना जिसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट था। तो फिर क्या करना है, जो आपका पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये वाली बात का जिक्र कर देना है कि भाई फ्लां सब्सिडरी की ऑडिट रिपोर्ट आप जाकर पढ़ लें, उसके अंदर ये वाली नेगेटिविटी, ये वाली क्वालिफिकेशन है। ओके, बात आई इसमें? चलेंगे ऑथेंटिकेशन भाई, तो ये भी उसी तरह ऑथेंटिकेशन होगी जैसे उधर होती थी, मतलब है कि वही अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपका डायरेक्टर और सीईओ साहब, मतलब जो बना रहा है उसकी बात की जा रही है ना। पेरेंट अगर अदर देन लिस्टेड, अगर लिस्टेड है तो सीईओ, डायरेक्टर एंड सीएफओ, अगर मौजूद नहीं है सीईओ साहब तो फिर कौन हो जाएगा आपका एक और डायरेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ अदर सेक्शन फारिग कराएं, इसको कहने का मतलब है कि यार हर चीज उसी तरह लगेगी, उसी तरह प्रेजेंट करना है, सारा कुछ वैसे के वैसा ही होना है, ठीक है। रॉयल्टी साथ लग जाएगी, फाइनेंशियल ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी, ये बस बातें एक दो रह गई वो देख लें। फाइनेंशियल ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी के इनके क्या फाइनेंशियल सेम होना जरूरी है, ये बात करने जा रहे हैं हम। फाइनेंशियल टू को इनसाइड, वो कहते हैं यूजुअली तो इकट्ठे ही होने चाहिए। द बोर्ड ऑफ अ होल्डिंग कंपनी शैल इंश्योर दैट इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ each of its subsidiary coincide except where in their opinion there are good reasons against it। अच्छा, उसने कहा कि भाई जो होल्डिंग कंपनी का बोर्ड है, डायरेक्टर, उसने ये इंश्योर करना है कि उसके तमाम
उसकी तमाम सब्सिडरीज के जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो कोइंसाइड करें, वो सेम हो, अनलेस अगर ये बहुत ही मुश्किल हो उसके अकॉर्डिंगली। मिसाल तौर पे मुश्किल से मुराद क्या है कि अगर लेट्स से कोई फॉरेन सब्सिडरी है, अब उस मुल्क के अंदर जो कवानीन है, जो सिस्टम है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा प्रैक्टिकली या लीगली कि आप वाला जो है फाइनेंशियल एंड वो यूज कर सकें। ठीक है, हो सकता है एक तो हो सकता है कानूनी तौर पे वो वाला फाइनेंशियल मौजूद ही ना हो वहां पे, वो अलाउ ही ना करते, या हो सकता है कि उधर सीजनल चीजें चलती हो या टैक्सेशन का मामला इस तरह के है कि आप चाहते हैं कि फलां टाइप के हमारे पैसे होते हैं तो हम फलां वाले फाइनेंशियल ईयर चूज करें। ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं हम उसको तो नहीं सेम कर सकते इधर के साथ। अदरवाइज वो कहता है कि आपने इंश्योर करना है कि तमाम सब्सिडीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है, फाइनेंशियल ईयर एंड सेम है। जैसे एग्जांपल लेंगे, ऑन October 1st 2021 Food Festival Limited became the holding company of Oregano Limited by acquiring 60% shares. Okay, the financial year end of FFL is 31st December and that of OL is 31st October. उसका 31st October है। OL applied for extension of its financial year so that its financial year coincide with that of FFL। ठीक है, वो कहता है कि आपका मैच नहीं कर रहा था, एक का था 31st अक्टूबर, एक का था 31st दिसंबर, तो भाई जिसका पहले है वो उसने क्या किया, अप्लाई किया अपने रेलेवेंट रजिस्ट्रार को के साथ मेरा फिर उसके बराबर लेकर जाएं, तो फिर जो है रेलेवेंट बेसिकली कमीशन को अप्लाई किया, कमीशन उसको फिर अलाउ कर सकता है। ठीक है, अदर रिलेटेड रिलैक्सेशन इसके अलावा क्या है, उसके अलावा तो कुछ और करते हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है जी, चलो किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लेना। वो कल होपफुली ये कल और परसों 2 दिन लगेंगे, ये एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, टेक केयर।